यार गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आज आपके करंट अफेयर वीडियो में। करंट अफेयर फॉर यूपीएससी। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन एक्सप्लेन सीरीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है बारबाडोस बिकम रिपब्लिक। ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैक का। बारबाडोस बिकम रिपब्लिक, रिपब्लिक बन गया है बारबाडोस। दूसरी है वैक्सीन ऑन ओम्रिकॉन। तीसरी है आरटीपीसीआर कैन डिटेक्ट ओम्रिकॉन। तीसरी है वाई न्यू वेरिएंट इज जी और न्यू नाम क्यों रखा गया। हाउ एमपी कैन सस्पेंडेड और क्वार्टर टू जीडीपी रिपोर्ट। बारबाडोस बिकम न्यू रिपब बारबाडोस बिकम न्यू रिपब्लिक। अब ये क्या है, बारबाडोस बन चुका है सबसे ये नया रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो हम देखेंगे ये नया रिपब्लिक क्या है, कैसे बना। ठीक है, बारबाडोस बिकम वर्ल्ड्स न्यू रिपब्लिक फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बारबाडोस रिपब्लिक बन चुका है, गणतंत्र, लोकतंत्र नहीं, आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद वो पहले से ही था, लेकिन वो रिपब्लिक बन चुका है। ठीक है, बट बारबाडोस इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। देखिएगा, बारबाडोस जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था। इट इज द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ रियलम, दैट मीन्स द हेड ऑफ स्टेट विल बी द ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, ये मेंबर किसका था, कॉमनवेल्थ रियलम का था। ठीक है, व्हाट इज कॉमनवेल्थ रियलम, जो भी देश ब्रिटिश के गुलाम थे वो आज़ाद होने के बाद भी यह कहते हैं कि हम आज़ाद, जो हेड ऑफ द स्टेट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वहाँ पे भी संविधान है और संविधान ऊपर है वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, तो सबसे ऊपर वहाँ पे कौन है, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो ब्रिटिश मोनार्क ही है। ठीक है, तो अब मैं ब्लैंक्स लिख लिया हूँ समझाने के लिए कि वो क्या, ये मुद्दा क्या है पूरा। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज थी, जो भी कंट्रीज जो थी वो कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी। जो भी कंट्रीज ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो एट द इंडिपेंडेंस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब वो कहती हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो इन्होंने ब्रिटिश के मोनार्क को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, वर्ल्ड तीन प्रकार में डिवाइडेड है। फर्स्ट की तीन तरह हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, दूसरा मोनार्की, और तीसरा जो सबसे हायर होता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, हम इन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। डेमोक्रेसी मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करना। पीपल चॉइस होती है यहाँ पे, पीपल जिस सरकार को चुनते हैं वही सरकार यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड भी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये मोनार्क के अंदर आ जाता है। मोनार्क मतलब हाई हायरार्कियल, हायरार्की चलती हो, जिसमें जिसमें हायरार्की चलती हो, जिसमें जो राजा महाराजा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम चलता हो, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, अब हम देखते हैं डिक्टेटरशिप पे। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि वो जो राजा है वो आया है डेमोक्रेसी के माध्यम से, लेकिन उसके बाद वो राजा मतलब जो रूलर है आया तो है डेमोक्रेसी के माध्यम से, लेकिन वो बनना चाहता है क्या, ये डिक्टेटरशिप, वहाँ का तानाशाह बनना चाहता है। तानाशाह का बेस्ट एग्जांपल किंग जोंग उन। चाइना में भी डिक्टेटरशिप ने अलग है वहाँ की डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि जो रूलर है वो हटने को अपनी जगह से तैयार, जैसे ये बलशर, मुअम्मर गद्दाफी, ये सब जो लीबिया के, सूडान में भी तख्ता पलट हुआ, वो सब जो है इसमें डिक्टेटरशिप, तानाशाही कहते हैं। मोनार्की मतलब राजा महाराजा पुराना, और डेमोक्रेसी जैसे हम हैं। ठीक है, तो इसमें रिपब्लिक वर्ड कहाँ गया, रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो रिपब्लिक मतलब उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है, क्या हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट। हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन ये नॉमिनल हेड ऑफ द प्रेसिडेंट है। पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जब इसमें ज़रूर बताऊंगा कि ये जो है ये नॉमिनल हेड ऑफ द ये प्रेजेंट, ये है वो क्या बोलते हैं, ये हेड है। हमारे कंट्री के जो रियल हेड है तो प्राइम मिनिस्टर है, बट नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्टेड है।
इलेक्टेड, अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है और वहाँ पे संविधान है, वहाँ पे लोकतंत्र है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी यानी कि बारबाडोस में भी ऐसा ही था। और जो भी कॉमनवेल्थ रियलम है, इंग्लैंड में भी तो यही है कि वहाँ के राष्ट्रपति नहीं होता है, राजा रानी जो हैरार्किया होता है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी में चुनाव होता है। ठीक है, जैसा बारबाडोस में भी था, लेकिन बारबाडोस में क्या रानी खुद आती थी? नहीं, वो अपना प्रतिनिधित्व भेजती थी गवर्नर जनरल, और इसी को बोलते थे डोमिनियन स्टेटस। आपको याद होगा, तो जब भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ था तो हम लोग इसी चीज़ की मांग कर रहे थे, क्योंकि उस समय ये कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था। ठीक है, तो अब क्या है, मैसन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। जो ये डेम सैंड्री मैसन है, ये गवर्नर जनरल थी। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थी, ब्रिटिश से आई थी, और ये जो है वो इनको प्रेसिडेंट बना दिया। प्रीवियस मंथ प्राइम मिनिस्टर उमार पोमोटल प्रोक्लेम दैट वी बिकम द रिपब्लिक सून। पिछले मंथ में इन्होंने जो किया था, अनाउंस किया था कि हम जो हैं जल्दी ही रिपब्लिक बन जाएंगे। मैसन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बारबाडोस। जो मैसन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव थी बारबाडोस में। शी बिकम गवर्नर जनरल इन 2018। ये गवर्नर जनरल बनती है 2018 में। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम्ड दैट द मॉसन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। इसने क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट उमार मोटल ने कि बारबाडोस की जो पहली ये राष्ट्रपति रहेगी वो मैसन रहेगी। बिफोर दिस द कॉक्स कमिटी इज मेड अप फॉर रिपब्लिक बारबाडोस। इसके पहले एक कॉक्स कमेटी 1979 में बैठाई गई थी। 1979 में एक कॉक्स कमेटी बैठाई गई थी फॉर रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र बनाने के लिए। किसको? बारबाडोस को। कॉक्स कमेटी, ये याद रखना, यूपीएससी पूछ सकती है क्या इसके पहले भी क्या बारबाडोस ने ट्राई किया था। ठीक है, नहीं तो क्या, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश। तो ब्रिटिश का इससे इम्पैक्ट क्या होगा, जरा इसको हम देखते हैं। ब्रिटिश पे इम्पैक्ट ये होगा कि देखो, जो भी कॉमनवेल्थ रियलम है, हो सकता है कि वो भी डिमांड करने लगे, इससे एम्पायर फॉल हो जाएगा ब्रिटिश का, ये भी तो हो सकता है। एम्पायर नहीं, वैसे भी एक समय ऐसा माना जाता था कि सूर्य जो बोलते हैं ना, दुनिया का ये ब्रिटिश का कभी सूर्य अस्त्र नहीं होगा, क्योंकि उसने कई सारे कंट्रीज पे राज करके रखा था। कई सारे मतलब करीब 50 से 60 कंट्रीज में 54 कंट्रीज पे उसने राज करके रखा था। किसने? ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, और आज भी कुछ 15 से 16 कंट्री जो कॉमनवेल्थ रियलम की पार्टी है, और वहाँ पे भी जो रानी है, महारानी है, वो वहाँ की मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस समय बारबाडोस में भी वही थी। तो करेबियन की भी जो करेबियंस कंट्रीज हैं, वो भी यही मांग करेंगे कि हमको भी रिपब्लिक बनना है। ठीक है, तो और कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अब जानते हो यूएन भी आ गया है, और यूएन सुनता भी, यूएन का काम भी है डेमोक्रेसी करना, तो इंग्लैंड की वहाँ पे बात मानी नहीं जाएगी। अब दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट आपके लिए होनी चाहिए, वो है कि कैरेबियन कैसे बना था सर। करेबिया कैसे बना था कॉलोनी। ठीक है, हम कैसे बने तो आप पता ही है। करेबिया आपको पता हो, कोलंबस के बारे में आप जानते होंगे। कोलंबस कहाँ जाता है? करेबियन में जाता है ना, वहाँ पे यूएस को भी ढूंढता है। करेबिया के नीचे ही आप देखोगे तो मतलब नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही जो लैटिन अमेरिका है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, साउथ अमेरिका बन गया, ये लैटिन अमेरिका बन गया। ठीक है, तो ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका, और यहीं के आसपास इस रीजन में है आपका करेबिया। ठीक है, और जो करेबियन आइलैंड है, इस पे भी कोलंबस गया था, और उसने वहाँ पे कॉलोनी बना ली थी। ठीक है, 1966 में तो ये ब्रिटिशर्स ने इनको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि हर जगह राष्ट्रवाद उस समय भी अपनी चरम सीमा पे था। द अदर कैरेबियन कंट्री विल आल्सो डिमांड फॉर दिस, सो द ब्रिटिश वाज फॉलिंग डाउन। द कॉमनवेल्थ इज द ग्रुप ऑफ, व्हाट इज कॉमनवेल्थ? ठीक है, जैसे मैंने आपको कॉमनवेल्थ के बारे में बताया कि जो 50 कंट्री, जो 54 कंट्रीज़ हैं जो आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के रखा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपना एक ग्रुप बना के रखा है। क्या कॉमनवेल्थ है? 54 मेंबर्स एज नेशंस एज मेंबर्स। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ रियलम। इंडिया कॉमनवेल्थ का तो ज़रूर पार्ट है, लेकिन इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ रियलम का पार्ट नहीं है। कॉमनवेल्थ रियलम का पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट हमारे हैं, प्रेसिडेंट हैं,
ठीक है। यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हमारे हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और उनका चुनाव भी होता है बाकायदा। अब है सेकेंड न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ क्या है? वैक्सीन ऑन ओमिक्रॉन, कि वैक्सीन अफेक्टेड ऑन नॉर्थ इज कंटिन्यूइंग रिसर्चिंग इन लैब। देखिए वैक्सीन इफेक्ट कर रही है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही हमको देखना है कि वैक्सीन इफेक्ट कर रही है कि नहीं। तो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट इसमें जो रिसर्च में उन्होंने कहा है कि जिनको 2 डोज लगा है, डबल्ड वैक्सीन है, ठीक है। डबल वैक्सीन मतलब 2 डोज लगा है। कई लोग सोचते हैं डबल वैक्सीन मतलब 2 डोज मतलब 4 डोज, नहीं, डबल वैक्सीन नहीं। आप वैक्सीनेटेड हो, फुली वैक्सीनेटेड मतलब 2 बार आपको टीका लग चुका है, ठीक, कोई भी टीका। तो कोई भी टीका, जब आपको कोई भी वैक्सीन 2 बार लग गई है तो आप इससे सेफ रहोगे। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने एक बूस्टर +1 बूस्टर डोज की भी डिमांड की है। और ऐसा तो पुणे वाला में भी कहा था, ऐसा पुणे वाला ने भी कहा था कि हाँ, आपको जिनको कोविशील्ड की 2 डोज लगी है वो तीसरी डोज भी 3 से 4 महीने बाद लगवा लें। तो आपको भी इस समय बूस्टर डोज लेना है। अगर आपने डबल वैक्सीन ली है तो आपको भी बूस्टर डोज लेना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कहा गया कि बूस्टर डोज भी बूस्टर डोज शायद इस पर साबित हो जाए। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, हो सकता है कि ऐसा एक वक्त आ जाए कि जो वैक्सीन है आपको हर साल पे लेनी पड़े, ठीक है। और बच्चों को बचपन से ही वैक्सीन, जैसे पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है वैसे ही कोरोना का भी ड्रॉप दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। बट साइंटिस्ट आर रिक्वेस्टिंग फॉर बूस्टर डोज। वाई द वेरिएंट नेम्ड ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन नाम क्यों रखा गया वायरस का? देखिए समझिएगा, किसी भी चीज़ का नामकरण संस्कार होता है तो उसके लिए कुछ नियम फॉलो होते हैं। WHO जो फॉलो करता है उसके लिए ग्रीक या लैटिन वर्ड ही यूज़ होना चाहिए, और कोई भाषा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ग्रीक या लैटिन वर्ड के अलावा आप और कोई वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, WHO proclaimed a new virus as Omicron, but WHO used Greek letter for next what is Z, new or Z, but Z is well-known Chinese surname like Xi Jinping. A new word is matching from English word new. अब ये क्या है? जो ग्रीक वर्ड यूज़ करती थी तो आपने देखा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस इसने नाम रखा गया था। तो सबको ऐसा लगा कि जो नया वेरिएंट रहेगा उसका नाम रहेगा या तो न्यू, या तो इस वेरिएंट का नाम रहेगा जी, ठीक है। लेकिन इस वेरिएंट का जो नाम है, इस वेरिएंट का नाम जो है ये ओमिक्रॉन रखा गया। क्यों? क्योंकि जो जी है, जो जी वर्ड है ये किससे मैच करता है? ये जी वर्ड मैच करता है ये जी वर्ड मैच करता है आपके एक सरनेम से, वेल नोन चाइनीज सरनेम जिंगपिंग से, जी से मतलब, और मतलब उसका उदाहरण दिया गया है जिंगपिंग, शी जिंगपिंग, ओ चाइना वाले बुढ़ऊ, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? जी जिंगपिंग है। तो अब उनके नाम पे तो वैसे हु इज़ द फादर ऑफ कोरोना, तो जी शी जिंगपिंग। तो सबसे खतरनाक वायरस का नाम तो रखना ही चाहिए था, पर WHO ऐसा कर नहीं सकती। और न्यू वर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि जो न्यू वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड न्यू से मैच करता है, इसीलिए। अब क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको मतलब लास्ट खबर भी है और थोड़ी राजनीति भी है, ठीक है। हाउ MP कैन सस्पेंडेड, ठीक है। अब जो हल्ला मचाता है संसद भवन में MP लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कैसे सस्पेंडेड होंगे जरा देखो तो। ऑन मंडे द विंटर सेशन वॉज स्टार्टेड। अब मंडे को क्या हुआ? हल्ला हो गया पार्लियामेंट में, कि मतलब जानते हो जो संसद में हुआ था, आपने अगर 2-3 महीने पहले भी देखा होगा, जो मानसून सेशन हुआ था, मानसून सेशन, उसमें भी कैसा हल्ला मचा था राज्यसभा में। और जब पिछले साल जब कृषि बिल यानी फार्म बिल्स को लाया था, तब कैसा हल्ला मचा था। तो ऐसा UPSC भी क्वेश्चन पूछ सकती है, जो हमारे पार्लियामेंट में जो डिबेट का स्तर है वो नीचे गिरा जा रहा है, ठीक है। द लेवल ऑफ डिबेट इज गोइंग डाउन इन द पार्लियामेंट। तो ये बुरी बात है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, ठीक है।
और क्या है, 12 MP are suspended for misbehaving in parliament by new rule C74A। अब क्या हुआ, 12 लोग सस्पेंड हो गए MP, उस 7 इसमें से कांग्रेस के भी थे और 3 शायद तृणमूल के थे और 2 CPI, एक CPI का था और एक शिवसेना का था। ठीक है, तो ये इनको क्या किया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, MP को सस्पेंड मतलब ये बैठ नहीं सकते हैं पार्लियामेंट में, इनको टर्मिनेट नहीं किया, ये अपने जगह के सांसद रहेंगे लेकिन ये संसद में बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये किसको दी गई है, अध्यक्ष को रूल, इस राज्यसभा के MP हैं। ठीक है, अध्यक्ष को ये शक्ति दी गई है। ये अध्यक्ष कौन है हमारे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं किसके, तो राज्यसभा के। कौन है इस समय, वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, अब द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेंकैया नायडू जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंटरप्रिटिंग इन प्रेस स्पीच द 20 एम्प्लॉय सस्पेंडेड। पहली बार जो हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के स्पीच में इंटरप्रिटेट किया गया था कुछ सांसदों के द्वारा, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया था 1965 में। इस बार पूछा गया था, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है, या 3 बार एक आदमी 3 बार 3 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, या 3 जगह से लड़ सकता है, ऐसा पहला किसने किया था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसा पूछ सकती है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखिए वीडियो देख के भाग जाते हैं। ठीक है, तो लाइक भी कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और अगर आपका फ्रेंड कोई भी SSC, UPSC, कोई भी स्टेट PCS, और ये नॉलेज के लिए भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, हमको पता चलना चाहिए हमारे देश विदेश में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।